साथियों नमस्कार। जुड़ जाइए और अत्यंत महत्वपूर्ण लाइव में हम आप आज सभी जो भी अफवाहें फैल रही हैं उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी साथी जुड़ेंगे उनसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार आप शेयर भी कर देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और हम लोग अपनी बात उनके सामने रख सकें और उन तक अपनी जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाई जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे आप वीडियो को शेयर भी करते जाएंगे, जिससे जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण विभांशु भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार जो साथी जुड़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव इसलिए है कि आज कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं लखनऊ अभी पहुंचा हूं और थोड़ा हमारे एक बड़े भाई हैं सुनील यादव जी, उनको थोड़ी समस्या थी और वो अस्पताल में थे, तो मैं कल से उनके पास था। इस बीच तमाम तरह की अफवाहें जो यहाँ पे चल रही हैं, तमाम तरह की बातें ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं फैलानी जानी चाहिए, वो लगातार फैलाई जा रही थी। उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम लोग लाइव जुड़े हैं। हालांकि मेरी कोशिश थी कि अभी लाइव करने का कोई मतलब नहीं है और अभी लाइव करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि अभी हम लोग अपने अपने जो जिम्मेदारी है हमारी उसमें हम लोग लगे थे। पिछले कई दिनों से हम लोग जो याचिकाएं थी, जो लोगों ने भरोसा किया कि उनको कोर्ट में पिटिशनर बना दिया जाए, उस काम में हम लोग लगे थे। उसमें जैसे ही हम लोग फ्री हुए और सबसे ये कह भी दिया कि सोमवार तक सभी लोग जो है कोर्ट में होंगे, लेकिन उसके बाद भी तमाम लोग जो है जो जिन तक ये पोस्ट नहीं पहुंच पाती, वो लोग लगातार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि याचिका कब बन जाऊंगा, याचिका कब जाएगी। बताने के बाद भी वो लोग लगातार अन्य घटनाओं को छोड़ के इस मुद्दे पर टिके रहे कि याची हम कब बन जाएंगे। तो उन सबको मैं इस लाइव के माध्यम से भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हम लोग सोमवार को हमारे जितने साथ के जुड़े लोग हैं वो सारे लोग कोर्ट में होंगे। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो भी साथी नमस्कार करें, आप सभी को नमस्कार, जितने भी साथी जुड़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे, जिससे और भी साथी आपके जुड़ जाएँ। ठीक है, तो आज की जो सबसे बड़ी अफवाह है उस पर चर्चा करने के लिए ही मैं आपके बीच में लाइव हूँ। और लाइव इसलिए आना पड़ा कि बहुत लोग परेशान होते हैं जब लगातार उनके फ़ोन आने लगते हैं और चीज़ों को एक बार बार वही हर आदमी को समझाना, तो उससे आसान रास्ता ये होता है कि लोगों के बीच में आया जाए और उनके सवाल सुने जाएं, जो उनकी जिज्ञासा हो उसको शांत करने का प्रयास किया जाए। हालांकि सबको समझाना भी आसान नहीं है, लेकिन कोशिश ये किया जाए कि जितने समझदार लोग हों कम से कम उन तक बात पहुंचे, और अगर वो समझ जाएंगे तो ये एक उपलब्धि हो जाएगी। तो आज एक अफवाह फैलाई जा रही है, पता नहीं कौन सज्जन लाइव आए, क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक ग्रुप में पोस्ट शुरू कहाँ हुई थी मैं वहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। ग्रुप में आज एक सज्जन ने पोस्ट डाली और उन्होंने लिखा, नाम मुझे नहीं याद आ रहा कि किस नाम से वो पोस्ट आई, और मैं सुबह जो है पोस्ट उनका देख रहा था, मतलब ग्रुप में ऐसे देख रहा था, तो मुझे पता चला कि अच्छा, देखा मैंने इसलिए कि किसी एक सज्जन ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे पर्सनल व्हाट्सअप किया कि ये पोस्टें ऐसी लिखी जा रही हैं ग्रुप में। तो मैंने फिर उस पोस्ट को जाके देखा ग्रुप में कि क्या पोस्ट है। तो उसमें उन्होंने लिख रखा था कि लग रहा है कि बाहर का रास्ता भी 5 सितंबर जैसा था और ज़्यादा से ज़्यादा याची बनाने के लिए ऐसा किया गया। तो मैंने उनकी पोस्ट पे एक कमेंट लिखा कि निन्नू भाई क्या लिख रहे हैं, जाती है कि जाती नहीं भाई, हम लोग आपके साथ ही। लेकिन निन्नू भाई मैं उस पर भी अभी आऊँगा। तो हुआ क्या, उनकी पोस्ट में जब मैंने देखा उनकी पोस्ट, तो मैंने उनकी पोस्ट पे एक कमेंट लिखा कि आप बहुत बुद्धिमान भाई हैं और इस ढंग से आपने जो लिखा है, जो सिंगल बेंच का आज की डेट में जजमेंट है, एक बार कमेंट करके बता दें अगर आवाज़ ठीक आ रही, आप लोग चेक कर लो यार, अगर ठीक हो तो पता चला हम कंटिन्यू बोलते जाएं और आवाज़ भी ना जा रही हो। तो मैंने उस पर कमेंट लिखा कि आप जो है अगर इतना जानकारी रखते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सिंगल बेंच के जजमेंट के बाद अधिकारियों को अगर इस दिशा में आगे बढ़ना हो तो वो अपनी तरफ से कोई सीट नहीं जोड़ सकते। कोई अधिकारी इतना पावरफुल नहीं होता कि वो सरकार की मंशा के विपरीत जाके या सरकार से अनुमति लिए बगैर कोई सीट जोड़कर आपको नियुक्ति दे दे। तो अगर आप अधिकारियों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब जो 13 तारीख का जो जजमेंट आया उस पर आप क्या कर रहे हैं, तो अधिकारियों का सिर्फ एक जवाब होगा कि 13 तारीख का जो जजमेंट है हमको 3 महीने का टाइम मिला है, अगर स्टे नहीं मिलेगा तो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अगर मिल जाएगा तो इस प्रक्रिया पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो जितने साल तक आपका मुकदमा चले। तो जब वो निर्णित होगा तो हम देखेंगे। जैसे सिंगल बेंच में आपका जब मामला चल रहा था तो अधिकारियों के पास जाने पर अधिकारी यही कहते थे कि भाई न्यायालय से स्टे है तो हम क्या कर सकते हैं, ये कहते कहते उन्होंने 14 से 15 महीने निकाल दिए। तो हम लोगों की कोशिश इसी बात की है कि जब बात स्टे की हो, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ आपसे कि स्टे की बात हम लोग इसलिए नहीं करना चाहते कि 12,460 की भर्ती का स्टे 2018 से लागू है, प्रभावी है, और आज तक उस भर्ती में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि वहाँ तो उतने ज़्यादा पद खाली हैं जितने अभ्यर्थी भी नहीं हैं। लेकिन चूंकि स्टे है तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही है और ना ही जो है कोई और प्रयास उनका सफल हो पा रहा है। तो मैंने उनको यही लिखा कि बाहर के प्रयास के बारे में जो आप कह रहे हैं
उसमें बात ये निकल के आ रही है कि अधिकारी अगर जो है जब तक उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिलेगा, यानी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से जब तक कोई निर्देश नहीं मिलता उनको सीटें जोड़ने का, या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई निर्देश नहीं होता, सरकार की तरफ से अगर कोई, देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री का मतलब है वो सीधे सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो सरकार की जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो कहेंगे उनका जो स्टैंड होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड माना जाएगा। आप देखेंगे कोई भी चर्चा होती है तो सदन में मंत्री जो हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, वो सरकार का पक्ष रखते हैं। यानी अभी आप देखो इसी ऑर्डर में अगर आप देखें, अगर जनरल वालों के लिए जो पॉलिसी बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है, अगर आज पॉलिसी बनानी हो तो अधिकारी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे कि अधिकारी पॉलिसी बना के उनको दे देंगे, नहीं करेंगे। उस पॉलिसी के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री को पहल करनी पड़ेगी, कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा जिसको सरकार जो है राज्यपाल तक भेजेगी, वहां से जब वो बन के आ जाएगा उसके बाद ही कोई पॉलिसी जो है प्रभावी मानी जाएगी। तो ये थोड़ी सी कानूनी समझ है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जब तक सरकार इसमें स्टैंड नहीं लेगी तब तक वो पॉलिसी भी उनके लिए नहीं बना पाएगी। जितना मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि नया कोई विधेयक, नया कोई अधिनियम, नया कोई कानून, नया कुछ भी डेवलपमेंट अगर इस ढंग का होता है, क्योंकि आगे अगर अभी पॉलिसी बना लें तो हर भर्ती में अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो सबके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे। तो आप इसको विशेष परिस्थिति मानते हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पीसीएस का मुझे साल नहीं याद आ रहा है कि वहाँ कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके इनकी जो है नियुक्ति कीजिए। तो वहाँ पे जो है सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने जो है एक प्रस्ताव बनाया, उसको कैबिनेट से पास करवाया और उसको जो है राज्यपाल से जो है स्वीकृति लेकर उस पर उन्होंने जो है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट जैसा बना के अपना उनकी नियुक्ति की थी। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लोग फ़ायदा इस बात का उठाते हैं कि आपको इन सब बातों में आप जाना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप इन सब बातों में इसलिए नहीं जाना चाहते कि आपको वहाँ तक सोचने का मौका ही नहीं मिलता। व्हाट्सएप में ये चीज़ें फैला दी जाती हैं जिसको पढ़ने के बाद आप जो है शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने मुद्दे पे वापस आते हैं कि सीटें जो है अगर वहाँ पे नहीं जुड़ेंगी तो क्या लिस्ट रिविजिट होगी कि नहीं होगी, और कितनी सीटें आएंगी। इन सब मुद्दों पे जाने से पहले मैं आपको एक लाइन में अपना जवाब आप तक पहुँचा देना चाहता हूँ। पहुँचे तब भी ठीक है, नहीं पहुँचे तब भी कोई बात नहीं है। देखिए, सीटें जुड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ऊपर है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक सीटें नहीं जुड़ेंगी। कोई भी अधिकारी ये नहीं करेगा कि वो अपनी मर्जी से सीटें जोड़ देगा। उसके लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, और साथ ही साथ जब मंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी तो मंत्री जी ने यही कहा था कि सामने चुनाव है, इस दौरान हम जो है अधिकारियों से पता करवाते हैं कि सीटें कितनी खाली हैं, उसके बाद हम इन सीटों पर जो है आपकी नियुक्ति, अगर जो है 6800 की नियुक्ति हो जाएगी तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद से अभी जो है माननीय मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद है कि आज शाम को या कल सुबह मंत्री जी आ जाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कल परसों में उनसे जब भी मुलाकात हो, हमारे प्रतिनिधिमंडल की वही लोग रहें जो प्रतिनिधिमंडल में थे, वो लोग जाएं, बैठें और दोबारा मंत्री जी से पूछें कि भाई आपने कहा था मंत्री जी कि हम सीटें जोड़कर आपकी नियुक्ति देंगे, या जो रास्ता आप बता रहे हैं इस रास्ते पर अगर आपकी नियुक्ति संभव हो सकेगी तो हम नियुक्ति आपकी करेंगे। तो आप उसमें क्या प्रगति हुई और क्या होना है, सीटें ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इन सभी मामलों पर पटाक्षेप हो जाएगा। अब इसमें सबसे जरूरी बात जो अब आप सोचेंगे, इसमें तो ये बातें तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इन सब बातों पर दोबारा चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि कुछ लोग हैं जिनका काम ही है यही करना, वो उनका रोजगार बन गया है। अब उस रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ न कुछ तो करना ही करना पड़ेगा। तो उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका रोजगार चले, आप खूब तरक्की करें, लेकिन कोशिश ये करें कि इतने सिली से जो है, मतलब ये स्तर हो गया है कि आप जो है स्क्रीनशॉट लोगे और ये सोचोगे कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं, जो हम परोसेंगे उनके सामने वो उस बात को मान लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, भलाई हमारी इस बात में है। इस बात को आप लोग भी किसी अच्छे समझदार व्यक्ति से सलाह लें और पूछें कि क्या जो सीटें अलग से जोड़ने की बात हो रही हैं, क्या वो शासन या सरकार के मंशा के बगैर क्या ये संभव है? क्या कोई अधिकारी ये कहेगा नहीं आइए मैं सीटें जोड़ के आपको दे रहा हूँ? क्या बगैर मंत्री जी के मध्यस्थता के ये काम हो सकता है? और अगर मंत्री जी के स्तर से हो सकता है तो जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी वो प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगला अगर प्रयास नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रयास की जगह पे सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है लोगों को कभी ये कह रहा है कि ये लोग स्टे नहीं चाहते, कभी लोग कह रहा है कि लोग रिविजिट चाहते हैं, कभी कहता है कि 1000 सीटें, कभी कहता है 500 सीटें, कभी 2000 सीटें, कभी 4000, कभी 4200, कभी 5000। तो वो पहले तो अपना स्टैंड आप क्लियर करिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या है, कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है।
मैं ये कह रहा हूँ सबसे आसान तरीका है इन सारा। देखो यदुवंशी लिख रहे हैं कि शिवम पांडे बोल रहा है लिस्ट रिविजिट हो गई है। शिवम पांडे, मैंने ऐसे किसी अधिकारी का नाम तो नहीं सुना है जो विभाग में हो, कर्मचारी भी कोई नहीं है। अच्छा, अभ्यर्थी हैं कोई? नहीं, देखिए मैं पेशेवर लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात उस स्तर पे कह सकता हूँ जब तक मेरे पास कोई साक्ष्य होगा, किसी आधिकारिक कोई बात होगी मैं उसको कहूँगा, शासन में जो बैठे लोग हैं उनकी बात होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा, या तो सरकार के प्रतिनिधि यानी बेसिक शिक्षा मंत्री जी या सरकार का कोई भी पदाधिकारी अगर कोई बात कहेगा वो मैं आपसे कह सकता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि लिस्ट रिविजिट हो गई है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, उनको यहाँ तक नहीं जान। अच्छा, उनका तो कुछ है ही नहीं इस भर्ती में, जो हाथ पाँव मचा रहे हैं बेचारे, उछल कूद रहे हैं इधर उधर, उनको क्या मिलना है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं अगर उस परिस्थिति में आगे बढ़े तो उनका क्या मिलना है? वो तो सिर्फ यहाँ माल प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े हैं, ना उनको नौकरी मिलनी है ना उनका नंबर आना है। उनको छोड़िए, अभी 50% और सीटें जोड़ दीजिए तब भी उनका नंबर नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कितना गुणांक है, लेकिन जनरल वर्ग के अभ्यर्थी अगर वो सोच रहे हैं कि उनको रिविजिट में कुछ मिलेगा या उनको 6800 की प्रक्रिया शुरू होने पर उनको कुछ मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है दिवा स्वप्न कोई देख सकता है, क्योंकि पॉलिसी भी कोर्ट ने बनाने के लिए उनके लिए बोली है जो गलत नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। तो जो नियुक्तियाँ बच जाएंगी वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जो नहीं बचेंगी उन्हीं के लिए जो है पॉलिसी बनाने के लिए कोर्ट ने बोला है। तो ऐसी बेतुकी बातों का कोई मेरे पास तर्क नहीं है, जवाब नहीं है कि मैं क्या उस पर जवाब दूं जिनको उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको क्या होना है, कितनी सीटें क्या है, कुछ नहीं पता उनको। EWS लड़ रहा है, अरे यार मैं तो कह रहा हूँ वो EWS नहीं लड़े हैं, हम तो कह रहे हैं उनको जो है साहू जी महाराज के समय से जो आरक्षण प्रणाली चली आ रही है उसके खिलाफ वहाँ से लड़ाई लड़नी चाहिए। साहू जी महाराज के जो है जो वंशज हों उनको खोज के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए उनको, और उनसे लड़ाई लड़नी चाहिए, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। EWS तो इस भर्ती में अब किसी कंडीशन में नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं उठता कि EWS यहाँ पर लागू हो। ठीक है, तो इन सब व्यर्थ बातों पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, अपने मुद्दे पे आते हैं लौट के। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं आपके, कि वो लोग उड़ान के बहुत अच्छे हितैषी हैं। तो एक रामफल मौर्य जी लिख रहे हैं मंत्री जी को लगा दो क्योंकि अब हम 65 गुणांक वाला क्या होगा। एक तो रामफल मौर्य जी, पहले मैं एक आपसे व्यक्तिगत आग्रह करना चाह रहा हूँ, ये जो आप हर पोस्ट पे आके वही एक ही चीज़ लिखते हो, कोई मतलब किसी की तबीयत भी खराब हो, अगर वहाँ उसकी सलामती के लिए भी अगर 2 शब्द लिखा जाए, वहाँ भी आके आप 6800 लिख जाते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबके व्यक्तिगत जीवन भी हैं। ठीक है, और रायता फैलाया जा रहा है तो ऐसे लोगों के लिए फैलाया जा रहा है जिनको ना समझ में है, और लोगों को तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो कोशिश ये करिए कि अपने सवाल उचित जगह पे पूछें और खुद का विवेक का भी इस्तेमाल करें, खुद का दिमाग भी इसका भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। हर बात के लिए दूसरों पे टाल देना, दूसरों से पूछना, ये ज़रूरी बात नहीं। सिर्फ इतना समझें आप कि जो लोग कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर वो सभी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तब तो उनका सवाल वाजिब बनता है। अगर वो घर बैठे सिर्फ लोगों से पैसा ले रहे हैं, धनुगाही कर रहे हैं, उसके बाद टैग करा के भाग चुके हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या चर्चा करें। आप उनसे कहिए अगर वास्तव में आप लोग उड़ान के हितैषी हैं जैसा आप लोग कहते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप घर ना बैठें। जो अधिकारी सिर्फ हमारे नहीं हैं, सिर्फ अमित के नहीं है, सिर्फ रामदयाल के नहीं हैं, आपके भी हैं और उनके भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो आरोप आप लगाते हो हम लोगों के ऊपर, उन आरोपों पर जाकर किसी अधिकारी से मिलके, मंत्री से मिलके आप बाहर आके बोल दो, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं, आप इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि अगर किसी अधिकारी के बारे में झूठ बोलोगे तो उल्टा फंस जाओगे, फिर जेल जाने की नौबत आ जाएगी। तो आप ये नहीं करोगे, लेकिन बाहर जो है लोगों को केवल परेशान करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए सब बातें परोसी जाती। मैं तो हैरान हूँ इस बात को लेकर। मैं तो सुनील भैया के पास था और उनको जो है हृदयाघात हुआ था, तो मैं उनके पास था और मैंने सुबह उस भाई के पोस्ट पे मैंने वो कमेंट किया, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि स्क्रीनशॉट लेके उस कमेंट का मैंने ये स्तर हो गया है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो मैं ये मानता था कि जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत जो है क्या बोलते हैं आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और हम लोगों को खुशी होती है इस बात को लेकर कि चलो अपने बीच का कोई आदमी तरक्की करके आगे निकल रहा है। मतलब आपका ये स्तर आ गया है कि आप जो है अब कहीं से ग्रुप में खोज के कमेंट खोजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसको अपने जो है चैनल पे उसको जो है पोस्ट डालेंगे और वहाँ भी झूठ परोसेंगे और ढोंग की बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई ढोंग क्या है? ढोंग ये है कि मैं लोक उड़ान का हितैषी हूँ लेकिन मैं किसी से मिलने नहीं जाऊँगा। मैं लोक उड़ान का हितैषी हूँ लेकिन सीटें जोड़ने की बात नहीं करूँगा। मैं लोक उड़ान का हितैषी हूँ लेकिन मैं अपना असली गुणांक नहीं बताऊँगा। मुझे 1 नंबर मिल रहे हैं लेकिन वो नंबर मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने पहले से कह रखा है कि मेरा OMR सीट कोई निकाल नहीं सकता।
तो मेरा साबित कैसे होगा? कोई मार्कशीट कोई नहीं निकाल पाएगा मेरा, और मैं मानूंगा ही नहीं। और अगर मेरा जो है लिस्ट रिविजिट होती है, अगर मेरा 65-95 पे हो जाएगा तो कोई मेरा क्या कर लेगा? तो इस स्तर पे मत उतरिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप तरक्की करें और आप उस काबिल हैं। थोड़ा सा अगर अपने आप में सुधार कर लें, आप इतने सिली आर्गूमेंट और सिली तरीके ना निकालें, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो भविष्य है, कोई किसी का नहीं जानता। तो ये सब चीज़ें ना मैं करता हूँ ना, मुझे पसंद है कि इस स्तर पे उतरा जाए कि एक कमेंट उठाया जाए और उसको गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब देखो, अब एक और कोई भाई था, वो 2 कदम आगे निकल गया। उसने जो है, हालांकि तो बाकायदा उसके ऊपर मुकदमा बनता है। अभी हम एक मुकदमा दर्ज करवा दें कि हमारे चैनल का नाम लिख के किसी व्यक्ति विशेष के लिए उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, तो उसके ऊपर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं, ये साइबर क्राइम है। चाहूँ तो मैं उनका भी इंतजाम कर सकता हूँ, और कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और जिन्होंने वो स्क्रीनशॉट तैयार किया है उनकी नानी तक याद आ जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई मानसिक रोगी होगा, ये सब कर रहा होगा, उसको इतनी फुर्सत होगी तो उसको उसके हाल पे छोड़ते हैं। लेकिन जो लिखना होगा, जो कहना होगा, हम लोग अपनी मर्यादा जानते हैं कि साथ में संघर्ष किया है, ठीक है, हमारे रास्ते अलग हैं, हमको नहीं समझ में आई चीज़ें, हमको लगा कि नहीं चीज़ें जानबूझ के बहुत लेट करने की कोशिश की जा रही है कि 2 साल 3 साल 4 साल ये लगातार ऐसे चलता रहे, लोग चंदा देते रहें, चीज़ें हम चलाते रहेंगे, लोग चंदा देंगे, झक मार के देंगे, यहाँ तक बातें निकल के आई कि हम लोगों को मजदूर बना के वहाँ बैठाएंगे और लोग बैठेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं अपने ही लोगों को मजदूर बनाने के बारे में नहीं सोच सकता, मैं उनको शिक्षक बनाना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास कर भी रहे हैं। सफल होंगे तब भी ठीक है, असफल होंगे तो हमारी किस्मत होगी, लेकिन हाँ, हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। और रही बात ये कि लिस्ट रिविजिट होने की, कि कितनी सीटें मिलेंगी, क्या मुझे ये नहीं पता कितनी सीटें मिलेंगी। आप ही ने शुरू किया 4200, 4000, 2000, 1000, 500, 1500। पहले तो ये तय कर लीजिए कि कहना कितना है। एक बात पकड़ लीजिए कि हाँ इतना ही कहना है, उतने के नीचे के लोगों को बेवकूफ़ बना के जोड़ना है, तो वो बोलिए। मेरा स्टैंड आज भी साफ था, कल है और परसों भी रहेगा। मेरा ये मानना है कि सीटें जुड़ने का सिर्फ एक माध्यम है हमारे पास, या तो हम इतने सक्षम हों कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूर करें कि वो हमारे लिए सीटें जोड़ने का आदेश करें, या बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलकर हाथ पांव जोड़ के उनसे ये कह सकें कि खाली सीटें जोड़ देंगे तो आपके समाज के इतने लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, अगर ये काम आप कर सकते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी बातें 2-4 दिन लोग सुनेंगे, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर बचेगा यही जो है फेसबुक, यही यूट्यूब, और इसी पर लगातार चीज़ें चलती रहेंगी और कुछ हो नहीं पाएगा। तो कोशिश ये करिए कि ये सब छोटे मोटे तरीके, सस्ती लोकप्रियता के लिए जो प्रयास हो रहा है उसको छोड़ा जाए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलकर सभी लोग मिले, वो अकेले किसी व्यक्ति विशेष के जो है शिक्षा मंत्री नहीं है, वो सबके शिक्षा मंत्री हैं, तो सबको मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप लोग गुणांक के बहुत हितैषी हैं, आपका काम इस समय ये होना चाहिए था कि आप एक डेलीगेशन बनाते अपना, उसके माध्यम से आप लोगों से ये भी कहते हो कि आपको क्या पता मैं शिक्षा मंत्री से, मैं शिक्षा मंत्री से कई बार मिल चुका हूँ। तो भाई चोरी छुपे क्यों मिल रहे हो ना, उसको सार्वजनिक करो कि हाँ हम शिक्षा मंत्री से मिले, जैसे हम लोग करते हैं, जाते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने, डंके की चोट पे लोगों को बताते हैं, क्योंकि मन में कोई पाप नहीं है। आप कहते हो कि हम सैकड़ों बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके धरने के बाद, तो भाई मिले तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा आप उनका नाम लेके बोलिए ना समाज में आके, जैसे हम लोग करें। शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों से ये बात बोली है कि जो आप ये रास्ता बता रहे हैं, अगर इतनी सीटें हमको मिल जाएंगी, इस रास्ते हम लोग बढ़ेंगे और हम इस रास्ते आपका भला करेंगे, और हम पहले सीटों का पता लगवाते हैं। आपकी हिम्मत हो तो आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी का नाम, मैं नाम लेके कह रहा हूं कि हमारे सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने इस बात को हम लोगों से कहा कि जो ये रास्ता आप लोग बता रहे हैं सीटें जोड़कर 6800 के लोगों की नियुक्ति करने का, इस रास्ते हम पहले एक बार अधिकारियों से पूछेंगे कितने पद खाली हैं, उन पदों का ब्यौरा हम उनसे मांगेंगे, सामने चुनाव है, उसके बाद हम आपके साथ दोबारा बैठेंगे। अगर सीटें इतनी पर्याप्त हो जाती हैं कि आपकी भरपाई हो सकती है तो हम इस रास्ते बढ़ेंगे, और इस बात के साक्षी रामदयाल है, रीता शेखर है, नवनीत कुमार है, अरुण गंगवार है, और मैं खुद साक्षी रहा हूँ। तो अगर आपसे मंत्री जी ने कहा नहीं हम सीटें नहीं जोड़ेंगे, तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि आप लाइव आइए, और जैसे मैं नाम लेके कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी का, वैसे आप बोलिए मंत्री जी ने मना किया हम सीटें नहीं जोड़ेंगे। फिर वो वीडियो हम ले जाके मंत्री जी को सुनाएंगे, या तो आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, या तो हमारे इस भाई को आप बेवकूफ बना रहे हैं जिससे आपने कहा है। और आइए करेंगे आंदोलन, उतरेंगे जमीन पे, और पूरे 6800 के भाई बहन सभी लोग आएंगे और एक साथ आके शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछेंगे। उस संयुक्त डेलीगेशन के लोग पूछेंगे कि आपने कैसे ये बात बोली, हमसे कहा कि हम आपका भला करेंगे और इनसे कह दिया नहीं करेंगे, और ये बाहर जाके लोगों को मैसेज गलत पास कर रहे हैं ताकि 10-20 लोगों को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। तो ये सवाल मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि बाहर लोगों को डराने का एक फायदा है, वो फायदा है कि लोगों को डराया जाएगा। मैं इस बात को, इस तकलीफ को समझ सकता हूँ कि शायद मेरा गुणांक अगर 65-53 होता
और आज जो परिस्थितियां सामने, अगर उन परिस्थितियों में कोई मुझसे कहता कि मुझे 20,000 दो नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई, मरता क्या ना करता, मैं भी मारे डर के 20,000 रुपये दे देता, मैं भी 10,000 दे देता। तो आप 10,000 20,000 जिनसे ले रहे हैं आप लीजिए, वो मेरे घर से पैसा नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। किसी का पैसा वो उसका ब्रेन वॉश हो चुका हो, चाहे जितने पैसे तो मैं अगर अपना घर बेच के आपको दे दे तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है उससे, क्योंकि मेरे बाप का पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई ये है कह रहा है कि हम लोग उड़ान के हितैषी हैं, लिस्ट रिविजिट होने जा रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उस व्यक्ति से कहें कि आप चुप क्यों बैठे हो, क्या बिना पैसे, क्या बेसिक, मैं तो कह रहा हूँ उसको बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने भर का पैसा दे दीजिए आप। अधिकारियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर अमुक व्यक्ति को, फला व्यक्ति को अगर बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से मिलने लोग उड़ान के लिए अगर हाथ पांव जोड़ के सीटें ऐड करवाने की बात करने का भी पैसा चाहिए, तो आप जो है एक रुपया भी अगर दे देंगे तो 6,800 रुपया हो जाएगा। तो 6,800 में मुझे नहीं लगता कि आने जाने का खर्च नहीं निकलेगा, ना हो तो 2 रुपये दे दीजिएगा, डबल हो जाएगा। और 10-10 रुपया भी दे देंगे तभी काम भर का पैसा आपका हो जाएगा, जितने में आना जाना सब कुछ हो जाएगा। और ये बहुत आसान काम है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक दिन घर से लखनऊ निकल के आना है और जाके बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करनी है, अधिकारियों से मुलाकात करनी है, और जो भी सच हो उसको लोगों के सामने रखना चाहिए। सिर्फ घर बैठ के बढ़िया एक लाइव सजा के रंगीन पोस्टर बैनर अगल बगल लगा के अगर ये बोल दें कि हम लोग उड़ान के हितैषी हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है। और इस ऐसी बातों पर यकीन करने वालों से बड़े बेवकूफ़ भी कोई हो सकते हैं। अगर समझ में आई ये बातें तो आप लोग कोशिश ये करिए कि अभी वक्त है, बाद में पछताने से बेहतर ये है। मैं आज खुलेआम सबके सामने इस बात को कह रहा हूँ, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए इस बात में। हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीटें जुड़ जाएं, क्योंकि हमें पता है कि सीटें कोई अधिकारी नहीं जोड़ेगा। सीट जुड़ेगी जब बेसिक शिक्षा मंत्री कहेंगे, जब उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा होगी, और इस बात पे बात करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे लाइव करने से, डॉलर कमाने से सीटें नहीं जुड़ेंगी, फेसबुक पे लाइव कर देने से, बड़ी बड़ी बातें कर देने से सीटें नहीं जुड़ जाएंगी, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट डालने से सीटें नहीं जुड़ जाएंगी, किसी जो है कौन सा नाम बता रहे थे लोग, शिवम पांडे के लाइव आके बता देने से कि इतनी सीटें मिल रही, उससे सीटें नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और जो लोग कह रहे थे, कभी मैं एक दिन एक लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सचिव परिषद मुझसे मिल गए थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सचिव परिषद तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, अधिकारी हैं, वो तुमको नहीं बताएंगे कि हम सीटें जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, रिविजिट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जितना मैं सचिव परिषद को जानता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को तो अपने यहाँ आदमी चाय भी नहीं पिलाते बैठा के, और आप जो है दुनिया भर की बातें करते हैं, को बुला रहे करे आओ चाय पिलाते हैं आपको, किसी दिन चाय पीजिए, जाइए कि दिन चाय पी के आइए, कितनी महंगी चाय पड़ेगी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये सब जो है, दीपक पटेल लिख रहे हैं, कल्लू से भिड़ते भिड़ते आज आपस में भिड़ने लगे। पहली बात तो देखिए, एक इस चीज़ को दीपक भाई मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी के रंग रूप पे कमेंट मत करिए, ठीक है। वो बुरे होंगे अपने स्तर से हों, हम आप क्यों ये सब उल्टी सीधी बातें करें। कोशिश ये करिए कि गुस्से में कितना भी बुरा हो, लेकिन ये किसी के रंग रूप पे ये सब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये करें कि हम लोग अपनी बात मर्यादा में रखें, और जितना बुरा कहना हो आप कहिए। आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जा रहा है, यही तो वो काम करते हैं ना। एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने, वहाँ दिन रात फर्जी अड़ी से उल्टी सीधी लिखना। तो हर आदमी को अपना स्तर पता होना चाहिए, आदमी को अपनी ताकत का अंदाजा हो ना हो, लेकिन आदमी को अपनी लिमिटेशन जरूर पता होनी चाहिए कि हम हमारे गिरने का स्तर क्या हो सकता है। हमारे गिरने का स्तर ये हो जाता है तो किसी के माँ बाप पे ना जाए, किसी के परिवार पे ना जाए। हमारी लड़ाई जिस बात को लेकर है, मैं इस मामले में मैं तो जनरल वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने लड़ाई, जो भी लड़ाई है उसको लड़ाई को लड़ाई रहने दिया है। कभी वो पर्सनल नहीं हुए, किसी की माँ बाप पे नहीं गए, किसी की माँ बहन पे नहीं गए, एक दो लोगों को अपवाद को छोड़ के। लेकिन आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सबसे आसान जो तरीका है, ये जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, लिस्ट रिविजिट होगी कि नहीं होगी, कितने पद आएंगे कितने मिलेंगे। आज मैं देख रहा हूँ लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरा इतना गुणांक है, मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे यार मुझे क्या पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं सचिव परिषद हूँ कि मैं जो है डायरेक्टर हूँ, मुझे पता होगा। क्यों कर रहे हो ऐसे मैसेज मुझे आप, मैं क्यों बता दूंगा आपको, मुझे क्या पता। हम लोग अपने स्टैंड पे बिल्कुल कंटिन्यू है, कायम है। जब तक बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हम लोग दोबारा नहीं मिल लेंगे, कल परसों या उसके नेक्स्ट डे, तब तक हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं। जो लोग करें धरना होना चाहिए, धरना होना चाहिए। हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, जो वो बताएंगे। अगर वो कह देंगे सीटें नहीं जुड़ेंगी, वो आपके सामने आके बताएंगे। अगर वो कहेंगे सीटें जुड़ेंगी, वो आपके सामने आके बताएंगे। सारे लोग मिल बैठ के तय करेंगे,
धरना जो आज धरना कर रहे हैं ना, अगर धरने के लिए घर से निकले ही होते शुरुआत में तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। लेकिन तब तो आप अपनी प्राइवेट नौकरी में खुश थे। कुछ लोगों की जेन्युइन समस्याएं थी, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, वो लोग नहीं निकले। लेकिन जिनको आना चाहिए था तब वो इसलिए नहीं आते थे कि अरे जब सबका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। तो नहीं हुआ ना, किसी का नहीं हुआ, तो आप भी नहीं निकले। जो निकले उन्होंने लाठियां खाई आपके लिए, मुकदमे झेले, जेल गए, उसके बाद भी आज उन पर आप ब्लेम करते हैं। और आप घर से निकले भी नहीं, आप अच्छे हैं, और जो घर से निकल के इतना सब कुछ करने के बाद वो बुरे हो गए, वो मतलब जो है उनके लिए आप क्या क्या बोलते रहते हो। कोशिश करिए कि अपने शुभ चिंतकों से कहिए कि अगर आप लोग गुणांक के सच्चे हितैषी हैं तो लाइव आना बंद कर दीजिए। ये इतना चीप सा तरीका निकालना बंद कर दीजिए कि कमेंट किसी का उठाएं और अलग प्रसंग में लिखा गया हो उसको अलग व्याख्या करते हुए अलग से उदाहरण देके आप उसको समझाएं। तो इसको कोशिश करके बंद करके इससे कुछ नहीं हासिल होगा। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल को लिस्ट रिविजिट होके आ गई, मैं रोक लूंगा, मेरी हैसियत है रोक लेने की, या जो कह रहा है उसकी हैसियत रोक ले, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये लिस्ट रिविजिट होके आनी होती तो ये आदेश के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने भर 2 महीने में तो आ ही जाती। अभी तक नहीं आई तो क्यों नहीं आई? ऐसी कौन सी चीज थी? क्या स्टे हो गया था क्या? लेकिन अभी तक नहीं आई तो क्यों नहीं आई? इस बात को हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके हिस्से का कोई सोचने नहीं आएगा। लोग आप दिमाग न इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए चीप तरीका खोजते हैं कि कैसे आपके सामने पेश की जाए चीजें जिससे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ही ना करें। आप अपना दिमाग लगाएं, आप सोचें कि अगर लिस्ट रिविजिट करके चीजें बढ़ानी होती तो बढ़ा चुका था, और अगर अभी तक नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ उसको भी आप विचार करें। ऐसी कौन सी चीज है जिसने रोक रखी है तो वो भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपसे सीटें जुड़ने के बारे में एक साफ बात आपके बीच में रख देना चाहता हूं, क्योंकि अमित भाई भी हैं, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, अमित भाई भी अपनी बात रखेंगे खास करके सीटों के जुड़ने के प्रसंग में। अब इन लोगों ने शेड्यूल कास्ट की सीटें जो थी, शेड्यूल ट्राइब की जो यानी एसटी की जो सीटें थी वो 80 में 1133 सीटें जोड़ी गई, किस प्रक्रिया के तहत जोड़ी गई, उन सभी चीज़ों पर जो है विस्तार से अमित भाई अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर वास्तव में सच्चे गुणांक लोक गुणांक का अगर कोई हितैषी है तो उसको भी एक अपना प्रतिनिधिमंडल बना के उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। तो निश्चिंत रहें, हम लोग अगले 2 दिन में माननीय विशिष्ट शिक्षा मंत्री जी के साथ दोबारा बैठेंगे और जो भी होगा वो बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। और याचिका कब तक फाइल हो जाएगी गौरव, मुझे लग रहा है कि आप लाइव लेट से जुड़े हैं, तो फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमवार को सारे लोग कोर्ट में उपस्थित होंगे, सारे कोर्ट में रहेंगे। सोमवार की शाम तक आपको ये सूचना मिल जाएगी कि आप सारे लोग कोर्ट में उपस्थित हो चुके हैं। तो सोमवार से मंगलवार नहीं होना, इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो शुक्रिया आप सबका, इतने धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना और जुड़े रहे। अमित भाई अपनी बात रखेंगे, खासकर सीटों के जुड़ने के संबंध में जो अफवाह फैलाई जा रही है कि अधिकारी कह रहे हैं कि सीटें नहीं जोड़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि अमित भाई इस मामले में अपनी विस्तार से बात रखें। शुक्रिया। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 की जब लिस्ट आई थी उस टाइम पर एसटी की सीटें 1133 नहीं जोड़ी गई थी और हमारा जो सिलेक्शन है वो 0.02 से रह गया था। लेकिन फिर जब मैंने ये देखा कि हमारा सिलेक्शन अगर एसटी की सीटें जुड़ जाती हैं तो हो जाएगा, उसके बाद हमने प्रयास करना स्टार्ट किया। हम उस टाइम पर हर अधिकारी के पास गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमसे ये नहीं कहा कि हम आपकी सीटें जोड़ देंगे। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद विजय भाई से हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि उस टाइम पर एमआरसी के लिए विजय भाई प्रयास कर रहे थे। तो उनके माध्यम से हम और आरके सिंह जो कि एससी के ही थे, ये दोनों लोग जाकर के डायरेक्ट मंत्री से मिलते हैं विजय भाई के माध्यम से, जो कि अभी तक हर अधिकारी मना कर रहा था कि ये सीटें कभी नहीं जुड़ेंगी। तो उस टाइम पर सभी अधिकारी बैठे हुए थे, मंत्री सतीश द्विवेदी भी थे। तो हम लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि सर हमारी जो 1133 सीटें हैं एससी की वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रूल एंड रेगुलेशन में बना हुआ है। तो सतीश द्विवेदी ने पूछा सभी अधिकारियों से कि क्या ये संभव है। तो उस टाइम पर अधिकारी सभी बोले कि हाँ ये रूल है। तो जब रूल है तो फिर इन्हें ये सीटें दे देनी चाहिए। उसके बाद ये सभी सीटें हम लोगों को मिली थी, क्योंकि उस पर मंत्री जी की सहमति ही प्रमुख थी। आज अगर सतीश द्विवेदी सभी अधिकारियों से ना कहते कि इनकी सीटें जोड़ दी जाएं, तो शायद आज हम जो इस मेरिट तक आए हैं तो वहाँ आ पाना संभव नहीं था किसी के लिए। तो साथियों कोई भी परेशान ना हो,
क्योंकि बिना मंत्री और सरकार की सहमति के बगैर कोई भी सीट जुड़ नहीं सकती है। जो भी होगा वो शासन और शासन से ही होगा। आप चाहें कि अधिकारियों के पास जाकर के हम कुछ करवा लें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी साथी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लो गुणांक और हाई गुणांक दोनों तरीके के लोग मौजूद हैं और सभी की नज़र विजय भाई जो भी कर रहे हैं उस पर है। और हम ऐसा नहीं है कि हम हाई गुणांक के हैं तो आपका विरोध करेंगे, क्योंकि रामदयाल लोधी भाई हैं, नवनीत भाई हैं, ये भी लो गुणांक के हमेशा साथ रहते हैं। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी समय समय पर आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। एक बार रह गई मिश्रा सर वाली। हाँ, एक बात मुझसे छूटी जा रही थी और अमित भाई के लाइव होने के दौरान मुझे ये बात याद आ गई, तो उस पर भी मैं अपनी बात आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई कि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब को क्यों लाया गया। उसमें वजह ये बताई गई कि वो शिक्षा मित्रों के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। फिर कहा गया कि उन्होंने जो है अमेंडमेंट डाला 6800 क्वेस करने के लिए, उन्हीं की चैम्बर से मैंने डलवाई। फिर तीसरा तर्क ये खोजा गया कि उपेंद्र नाथ मिश्रा के यहाँ और ऐसे कुछ कहा गया, कमीशन जैसी बात की गई वहाँ पे। तो मैं उन सब जो है बातों पे विस्तार से आपको चर्चा में बता देना चाहता हूँ कि 2400 के करीब लोग आपके साथ जुड़े। आप उसमें फ्री वाले, यानी फ्री का मतलब वो जो हमारे साथ के सहयोगी लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में अपना खून पसीना दिया है, उसके अलावा वास्तव में जो जिनके साथ समस्याएं थी, जो पैसा नहीं दे सकते थे, किसी हालत में नहीं थे, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पैसा हम लोगों ने नहीं लिया। उन सबको मिला के जो 2600 लोग आपके इकट्ठा हुए, उन सब की तरफ से कहीं से भी मुझे ये हिदायत नहीं थी कि आपको 2 सीनियर उतारने हैं। ये हुआ, सतीश चंद्र मिश्रा साहब को फुल पेड किया गया है। अगर हम लोग चाहते तो अकेले सतीश चंद्र मिश्रा साहब से काम चला लेते, क्योंकि 50 लाख इकट्ठा करने वाले लोग इसी भर्ती में अलग अलग मुद्दे को लेके 50 लाख इकट्ठा करने वाले लोग एक सीनियर के साथ अपीयर हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते, कोई विरोध नहीं होता। मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी आदमी इस बात के लिए विरोध नहीं करता कि सिर्फ एक सीनियर क्यों आया है। आप भी सोचते चलो ठीक है, एक सीनियर का फुल पेड हुआ है, दूसरा भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपने उस भरोसे को कायम रखने के लिए, अपने उन 2600 भाइयों के लिए कि कोर्ट में हमारी तरफ से 2 टॉप मोस्ट सीनियर उपस्थित हों। अब आ जाइए उपेंद्र मिश्रा साहब को ही क्यों हायर किया गया, मैं उस पर भी आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले बात की प्रशांत चंद्रा साहब के यहाँ। आज की डेट में जनरल वालों का पक्ष देख लें, अपना पक्ष देख लें, तो जो सीनियर हायर हो चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले से ही कहा था कि सिंगल बेंच में जिन वकीलों ने हमारी लुटिया डुबोई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसमें मैं डॉक्टर एल.पी. मिश्रा को भी कह रहा हूँ, वो भी हमारी तरफ से वकील थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ उनको एफर्ट 100% देना चाहिए था, 1% भी नहीं दिया गया, चाहे वो संदीप दीक्षित रहे हों, चाहे डॉक्टर एल.पी. मिश्रा रहे हों। तो मैंने और टीम के लोगों ने ये कहा कि सबसे पहले हम लोग, जो हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं सबके हायर हो जाने के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट लखनऊ के जो टॉप के सर्विस मैटर के, मुझे तो हंसी आती है कि परसों की बात है, हम सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे, तो एक वकील जिनकी फीस पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए लोग जो है दिन रात याची बना रहे हैं, दिन रात कह रहे हैं लोगों से कि मेरे वकील की फीस दीजिए। तो मैंने इन लोगों से कहा कि आप जो नाम बता रहे हो वो सर्विस मैटर की वकील है ही नहीं। इन लोगों ने कहा नहीं सर, नहीं भैया, सर्विस मैटर की वकील है। मैंने कहा आप गूगल कर लो, बड़ा आसान काम है, आपको बता रहा हूँ। सारे लोगों ने गूगल किया, पता चला कि वास्तव में सर्विस मैटर के वकील नहीं है। तो उन जैसे लोगों को भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि जो सर्विस मैटर के हमारे पास विकल्प बच रहे हैं, हम उसमें से एक वकील और करेंगे। हमारे लोग नहीं कह रहे, लेकिन हमारा ये दायित्व है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से लाइव आके इस बात को कहा है कि सिंगल बेंच में जो जो कमियां रह गई हैं, उन सभी कमियों को इस बार सुधार करते हुए वकीलों के चयन में, वकीलों को कोर्ट में उपस्थित करवाने में कोई भी कोर कसर हम लोग बाकी नहीं रखेंगे। एक पैसा नहीं बचना चाहिए, लेकिन जितने पैसे आए उन सब का सदुपयोग होते हुए हमारी तरफ से 2-3 जो भी वकील संभव हो सब किए जाएं। और इस बात के साक्षी निन्नू भाई हैं, अमित मैनपुरी, रामदयाल, नवनीत, रमा दीदी, हम, गंगा, अवनीश, इतने लोग थे। हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस बात को जो यहाँ पर मौजूद थे सबसे चर्चा की गई। प्रशांत चंद्रा साहब के लिए पहले हम लोगों ने अप्रोच किया, तो वहाँ ये बताया गया, पहले कहा गया कि वो 12 लाख रुपया लेंगे, पहली डेट पे आएंगे जिस दिन नॉमिनेशन होगा और फाइनल बहस में आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं मैडम, आप जो है थोड़ा सा अपना भी बता दीजिए कि इसमें आपको भी कुछ देना रहे। उन्होंने कहा कि 2 लाख मुझे फीस चाहिए, यानी 14 लाख रुपया वो लेते, नॉमिनेशन में आते और फाइनल हियरिंग जब शुरू होती तब आते। हम लोगों ने कहा कि मैम ऐसा कोई इंतजाम बताइए कि सर हर डेट पे उपस्थित हों। तो उन्होंने कहा कि देखो
ऐसे डेट में जो है सर जो है ऐसे मुकदमों में रोज रोज उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास तमाम केसेस लगे रहते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अभी भी कोई जाना चाहे जाके बात कर ले इस बात को, अगर किसी को संदेह लगे जो बातें मैं कह रहा हूँ हम लोग जो गलत बता रहे हैं। उन्होंने साफ साफ बताया, जो अच्छा उनकी भी ईमानदारी इसलिए अच्छी लगी, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि सर इस मौके पे उपस्थित होंगे, रोज नहीं रह पाएंगे। उनका विकल्प हम लोगों के सामने खत्म हो गया। ये हुआ कि अब हमारे सामने विकल्प बचता क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आंकड़ा लगाया कि चलिए फाइलिंग ड्राफ्टिंग 2 लाख इनका और 12 इनका मिला के 15 लाख में अगर चंद्रा साहब हो जाएं तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन उन्होंने शर्त ये रख दी कि हम जो है पहली डेट पर रहेंगे जिस दिन केस जो है पहली बार सुना जाएगा, और जब बहस फाइनल शुरू होगी तब रहेंगे, हम रोज रोज नहीं आएंगे, वहाँ कोर्ट में बैठे नहीं रहेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। फिर लखनऊ में जो विपक्ष की तरफ से एडवोकेट हैं, SK कालिया हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकील, उसके अलावा असित चतुर्वेदी साहब, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, और उसके अलावा उनकी तरफ से और कौन वकील है, वो जनरल की तरफ से अनिल तिवारी। हाँ, अनिल तिवारी जो यहाँ के सबसे नए सीनियर हैं। और उन सब के मुकाबले आपकी तरफ से ऐसा कौन सा वकील हो सकता है जो सारी बातें जो है वहाँ पे कोर्ट में पूरी जो है मजबूती से रख सके, हर डेट में रहे, और सबसे बड़ी बात इस केस के बारे में उसको शुरुआत से लेके अब तक सारी चीज़ें पता हों। हमारे सामने सिर्फ एक विकल्प बचता था कि उपेंद्र मिश्रा साहब को, उसमें एक वजह और आई उनके चयन में, वो भी मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि वो शिक्षा मित्रों के लिए कह रहे थे कि TRE इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि जिस निर्णय को उनके खिलाफ दिया गया, उनके पक्ष दिया गया, उन सभी मुद्दों को जब वो कोर्ट में खड़े होकर बताएंगे कि साहब सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में जजमेंट दिया था कि TRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, लेकिन डबल बेंच में जब मैं गया, डबल बेंच ने कहा नहीं, ये TRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि TRE सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। तो या तो लॉर्डशिप वो जजमेंट गलत हुए डबल बेंच के और सुप्रीम कोर्ट के, या तो ये जजमेंट गलत है जो है जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी ने दिया है। तो अगर वो जजमेंट सही है और ये गलत है, अगर ये गलत है और वो सही था, तो शिक्षा मित्रों की तरफ से भी एक मुकदमा बनता है, वो लेके आए और उनको वेटेज वहां से दिया जाए। ये बात उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब जो कोर्ट को समझाएंगे, तो ये बातें कोर्ट में आसानी से अपने जजमेंट दिखाकर वहां पे साबित की जा सकती है कि इसी भर्ती में 2 प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के लिए और कट ऑफ के लिए 2 अलग अलग ऑर्डर नहीं होंगे, या तो TRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन रहेगी या तो नहीं रहेगी। और हम लोग इस बात को जानते हैं, और खुला चैलेंज है, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब जिस दिन बहस करेंगे और सबके भी वकील होंगे, आपको पता चल जाएगा कि टीम ने उनका चयन क्यों किया है और किस हद तक जाकर वो TRE के लिए वहां पे बहस करेंगे। आप लोग केवल देखेंगे, और यही पूरा प्रदेश रहेगा। जितने लोग कल हो सकता है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितने लोग रहेंगे उनको खुद देखने को मिलेगा उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब की को लाने की वजह क्या है। ठीक है। आंसर की वाले लोग कह रहे हैं कि DG ने कहा है कि प्रक्रिया लास्ट स्टेज है। यार आंसर की वालों से मैं क्या कहूँ, आंसर की वालों को तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि जिस समय उनको प्रयास करना चाहिए था वो लोग बिल्कुल सन्नाटे में बैठे। होना तो उनको ये चाहिए था कि अगर NOC वालों को 65-53 पे नियुक्ति दी जा सकती है, तो उत्तर कुंजी वालों को 65-53 पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती, क्यों इंतजार किया जा रहा है। हमें भी दिया जाए, जैसे उन पर लिखा गया है कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, तो उनको भी देना चाहिए। लेकिन वो लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं, किसी अधिकारी ने कह दिया तो चुपचाप बैठ गए। जबकि होना ही चाहिए था कि उनको मंत्री जी से मिलकर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साहब, इसको आप प्रोसीड करवाइए, इसको आगे बढ़वाइए। लेकिन वो भी चुपचाप बैठे। और रही बात DG साहब ने कहा कि प्रक्रिया लास्ट स्टेज में है, तो ये बात तो हम लोग पिछले 3 महीने से सुन रहे हैं कि प्रक्रिया लास्ट स्टेज में है। तो मैं कहना नहीं चाहता, बड़े सज्जन अधिकारी हैं और इस भर्ती में जो भी हुआ है उनके कमिटमेंट बड़े मायने रखते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो लगभग उसको उन्होंने पूरा किया है। चाहे वो 67-867 की लिस्ट की नियुक्ति रही हो, चाहे थर्ड काउंसलिंग रही हो, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने किया है। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, वकीलों के लिए मैंने बता दिया, आधी फीस उनकी हम लोग दे चुके हैं, 7.5 लाख रुपया। अगर किसी को लगता है कि उनका आना ठीक नहीं है, तो हम लोग उनको पर अपीयरेंस का मान के उनको हम लोग जो है उनको होल्ड कर देंगे, नहीं लाएंगे हम लोग। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उनका इस केस में होना, विपक्ष से इतने बड़े बड़े वकीलों के बीच में एक वकील हमारा ऐसा चाहिए जो पूरी मजबूती से, और जिसके पास ये कहने का मादा हो कि मेरे ही लड़े केस में आपने ये कहा कि TRE जो है सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। तो आज ये कोर्ट कैसे इस बात को, क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया सिंगल बेंच का जज? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है ओवर रूल कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये बात वहाँ पर पूरी मजबूती से अगर कोई रख सकता है, और ये देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा तारीफ में नहीं बोलना चाहता, लोगों को लगेगा कि नहीं अगर इन लोगों ने हायर किया तो तारीफ तो करेंगे ही करेंगे जैसे और लोगों की करते, नहीं।
उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब की बहस जिसने देखी है, और आज बताऊं मैं, जो लोग आज उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब की बुराई कर रहे हैं वो लोग आज भी उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब के लिखवाए कंटेंशन को लेके 20,000 लोगों को नौकरी दिलवाने का दावा ठोक रहे हैं। हम लोग लास्ट में जब उनके पास बैठे थे तो हम लोगों ने उनसे इस बात की चर्चा भी की कि साहब वो जो आपने लिखवाया है कि 67.11 और 66.73 उसके बीच में मात्र इतने लोगों को दी गई, इतने पद हमारे बचे, ठीक है, तो उनको जो है इस बात का भ्रम है कि उनको इतनी सीटें मिल सकती हैं और उसी के नाम पे वो 50 लाख इकट्ठा कर चुके। तो उन्होंने बताया कि भाई जब उन्होंने 67-11 गुणांक माना कट ऑफ, तो उस दिशा में आपके इतने पद बनते थे। अगर आज वो इस बात को एफिडेविट पे दे रहे हैं कि हमारा कट ऑफ जो है आरक्षित का वो 67 नहीं 69.07 है, तो फिर उस दशा में कहाँ से इतनी सीटें आ पाएंगी? तो खैर वो पार्ट है। दूसरी एक चीज़ अच्छी है, जिस बेंच में हमारा मामला सुना जा रहा है, यानी जस्टिस राजन रॉय की बेंच में, जस्टिस राजन रॉय के साथ में 20 साल रहने का, वकालत करने का एक्सपीरियंस उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब के साथ में है, पास में है। आरक्षण का ही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस राजन राय ने वकील रहते हुए लड़ा है। बहुत अच्छे जानकार हैं राजन राय साहब को, जो जानता है वो जानता है कि आरक्षण के मामलों में उनको 1 मिनट भी नहीं लगता है केस समझने में। और उपेंद्र नाथ मिश्रा चूंकि उनके साथ रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, वकालत साथ में की है, सुप्रीम कोर्ट तक साथ मुकदमा लड़े हैं, तो दोनों एक दूसरे की ताकत कमजोरी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उस बेंच के हिसाब से भी सर का हम लोगों ने चयन किया है कि उस बेंच में सर का जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वहाँ पे बात अपनी जो कहेंगे वो कोर्ट को समझ में आएगी। तो तमाम जितने भी मुद्दे थे उन सब को हम लोगों ने उस पर चर्चा की। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई सिलेक्शन हुआ, उस पर चर्चा की गई कि कौन से वकील को लाना ठीक रहेगा, और कम से कम वकील ऐसा हो कि हर डेट पे वहाँ पर हमारा मौजूद हो। ऐसा ना हो कि जिस दिन फाइनल सुनवाई हो उस दिन हमको दिया बाती लेके खोजना पड़े कि हमारा वकील कहाँ गायब हो गया। वकील हमारा ऐसा हो जो आखिरी सुनवाई तक वहाँ पर डटा रहे और 10 वकीलों पर अकेले भारी हो बहस के मामले में। ऐसा वकील हम लोगों ने किया है और इसको आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को निश्चिंत रहें। और मैं आपको एक बात बता दूँ, और आधी फीस हम लोगों ने सर को दी है। कोई भी नहीं देगा ना अगर वकील की फीस। हम लोग इतने सक्षम हैं हम लोग कि हम लोग आधी फीस उनकी अपनी जेब से इकट्ठा करेंगे। मत देना आप लोग फीस, नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं लाएंगे, पर डेट पे उनको ला पाएंगे। जितना पैसा दिए हैं 7.5 उसको देंगे। आधी फीस अगर नहीं कोई देगा, जो विरोध करने वाले लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हजारों फोन आए होंगे इस बात के लिए, हजारों मैसेज आए होंगे कि भैया हम लोग फीस देंगे, आपका चयन बहुत अच्छा है। सर के मुकाबले वहाँ पर कोई टिकेगा नहीं। इतनी बेहतरीन बहस जिन्होंने देखी है उनकी बहस, जो जानते हैं उनके बारे में, उन लोगों का कहना है कि हम लोग, मैं एटा वालों का विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वहाँ से मेरे पास कई फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि भैया हम लोग 5-5 हज़ार रुपये देंगे, सर की फ़ीस फुल पेमेंट करेंगे। उसके अलावा भी तमाम कई जिलों के लोग आए हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये हिम्मत दी कि नहीं, आपने सही चयन किया है। और उपेंद्र मिश्रा साहब इस केस को पहले दिन से जानते हैं। इस केस के बारे में जब ये 69,000 की भर्ती आई, पहले दिन से लेके आज तक लगातार किसी न किसी मामले में वहाँ पर वो मौजूद रहे और सिंगल बेंच में शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने उनके पक्ष में ऑर्डर करके दिखवाया है। और मैं आपको बता दूं, सिंगल बेंच में अगर अपने मुकदमे में लोगों ने अगर गंदगी ना फैलाई होती और उनके लिए दुनिया भर की ये सब 3-5 ना किया होता, तो शायद ये परिणाम भी ना देखने को मिलता। जिन्होंने उनकी बहस देखी उनको पता होगा कि कैसे क्या होगा। तो इतनी बात रह गई थी, मैंने आपको बीच में रख दी कि उपेंद्र मिश्रा साहब का डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि राजन राय साहब के साथ उनकी वकालत का करीब 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ इस मामले में पहली डेट से लेकर अभी तक सारे मुकदमे उन्होंने लड़े हैं इस भर्ती में, और उनके बारे में जो बहस उनकी देखी है, जो जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं वो कितने अच्छे वकील हैं। रही बात कमीशन की, तो उनके जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन लोगों को मैं जानता हूँ। मैंने एक बार एक सज्जन थे, वो कह रहे थे, तो मैंने उनको इको गार्डन में 1000 लोगों के सामने कह दिया था कि तुम्हारी 2-3 पुस्तकों की औकात हो तो इस बात को जो तुम कह रहे हो उसको साबित करके दिखाओ, नहीं तो अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें बंद कर दिया जाए। तुम्हारी परवरिश गंदी है, क्योंकि तुम ये बेवजह के आरोप लगा सकते हो, कर कुछ नहीं सकते हो। तो उन सब बातों पे हम लोग नहीं जाते। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा, जो आज वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं उसको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। सतीश चंद्र मिश्रा कैसे हैं? सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में आप गूगल कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई कि कैसे वकील हैं। हम लोग चाहते तो यार हम लोगों के लिए बड़ा आसान था कि एक वकील करते चुपचाप सबकी तरह बैठे रहते पैसा दबा के, लेकिन नहीं, हम लोगों ने इस बार पहले से तय किया है कि जितना पैसा आया है वो सारे लगा देना है। भले हम लोगों के पास 1 रुपया न बचे, अपनी जेब से हम लोग अपना खर्च निकालें, यहाँ का रहने का, खाने का, आने जाने का, लेकिन जो पैसा लोगों ने भरोसा कर दिया उसी में आपको पिटिशनर बनाना है, उसी में आपके लिए 2-2 वकील किए गए। 2-2 हज़ार रुपये आपसे लेके आज उनके पास टैग कराने के अलावा एक आदमी किसी के पास पैसा नहीं है। सब पैसा दबा के लोग बैठ गए। कितने लोग तो आज तक हाथ ऐसे फैलाए हैं कि आओ जुड़ जाओ 500 रुपये दो जुड़ जाओ, 1,000 दो जुड़ जाओ, 10,000 दो जुड़ जाओ, मेरे पास नहीं आ रहे हैं लोग तो तुम 10,000 दो, तब मैं तुम्हारे लिए लड़ पाऊंगा। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम तो यहाँ तक आपसे कह रहे हैं कि आपका मन करे तो आधी सर की फीस दे देना, ना मन करे तो मत देना।
हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, जिनको लगेगा कि उनको नौकरी चाहिए और वहाँ वकील होने चाहिए 2 हमारे, वो पैसा देंगे, जिनको नहीं लगेगा वो ना दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं आएगा पैसा हम लोग सर को नहीं लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक वकील हमारे फुल पेड है, वो अपना लड़ेंगे, उनको कह देंगे भाई आप पर हियरिंग चलिए, जो हमने आपको पैसा दिया है उसके हिसाब से आप चलिए, जो आपकी पर हियरिंग की फीस है उसको काट के हमारे 2 डेट 3 डेट जो बने आप चलिए, हमको कोई दिक्कत है। वो खाते से उनको जो है ऑनलाइन बैंक से ट्रांसफ़र किया गया, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई हेरा फेरी वाली बात है कि लोगों के दिमाग में अगर इतना क्यों दिया गया। ठीक है, तो ठीक है रामफल भाई, आप सही कह रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, शुक्रिया। जो साथी जुड़े, मेरा आखिरी निवेदन सिर्फ यही है कि जो लोग आज लोक उड़ान के हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं उनको पकड़िए, उनसे कहिए कि चलिए हम आपको 10-10 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं 6800 लोग, आप ये जो है 60-70 हज़ार रुपया ले लीजिए, आप चल के लखनऊ में रह के आप जो है हमारे हक की लड़ाई लड़िए। और हक की लड़ाई सिर्फ कितना लड़ना है, सिर्फ एक करना है। ठीक है, उनको जो है आप जाके बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए, और जो बात आप कह रहे हैं उन बातों को आप बाहर ला के हमारे सामने रखिए कि मंत्री जी ने मना कर दिया कि सीट नहीं जुड़ेगी, अधिकारियों ने मना कर दिया सीट नहीं, जो आपसे मना करे उसका नाम लेके बताइए ना, डर क्यों रहे हैं। आप सही होंगे तो कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी अधिकारी का गलत नाम लेंगे तो अधिकारी आपको जेल पहुंचा देगा, इसलिए आप उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो कह नहीं सकते। तो और बेसिक शिक्षा मंत्री जी अगर वो कहेंगे कि सीटें नहीं जुड़ेंगी तो वो भी आप लोगों को आके बताइए। भाई हमसे तो, हम लोगों से तो उन्होंने यही कहा कि जो ये रास्ता आप बता रहे इस रास्ते में पता करवाता हूँ, जितनी सीटें खाली हैं अगर आपका भला हो जाएगा तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले 1-2 दिन में मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी, जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम लोग आपके साथ दोबारा लाइव होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि याची कब बनेंगे, याचिका कब जाएगी, इन सवालों पर विराम लग चुका है। सोमवार को सारे लोग कोर्ट में होंगे और 25 की जो सुनवाई होगी उसमें एक सीनियर तो फुल पेड हैं, उनको उनकी फीस दी जा चुकी है, दूसरे की आधी दी जा चुकी है, आधी नहीं दी जा चुकी है। अगर आप चाहेंगे उनको फुल पेड करके लाना है तो सबको फाइल करने के बाद जो पैसा बचेगा वो उनको दिया जाएगा, जो कम पड़ेगा आपको बताया जाएगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो उनको फीस दी जाएगी, नहीं तो उनको पर अपीयरेंस के हिसाब से लाके जितना पैसा दिया गया उतने पैसों को हम लोग तब तक डबल वकील लाएंगे जब उनका पैसा पर हियरिंग का खत्म हो जाएगा तो वो नहीं आएंगे। इसमें भी कोई बहुत सिफारिश की जरूरत नहीं है कि आपको देना ही है, नहीं देंगे आप तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक वकील रहेगा हमारा। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जो चीज़ें बाकी रह गई, जो चीज़ नहीं हो पाई चाह कर भी, उस कमियों को दूर करके हम लोग इस बार नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं और नौकरी लेकर रहेंगे। उस दिशा में हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। मेरी आखिरी गुजारिश यही है कि जो लोग लोक उड़ान के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं उनसे कहिए कि आप आइए, 10-10 रुपया हम लोग दे रहे हैं, 100 रुपये, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा दें, 100 रुपया कर दें, 100 रुपया बढ़ा के सब लोग दे दें, सहयोग कर दें कि आइए आप जो है ये जो बातें आप यूट्यूब पर आके कह रहे हैं 10-20 कितना मिलता होगा यार डॉलर के हिसाब से, मुझे लग रहा है कि 200-300 रुपया, तो 300 की जगह आप उनको 30,000 पकड़ाइए और कहिए जो ये बातें आप कह रहे हैं इसको प्रमाण के साथ कहिए, इसको जो है आप किसी आधिकारिक व्यक्ति के माध्यम से कहलवाइए या उसका स्टेटमेंट आप अपने मुंह से बोलिए कि फला अमुक अधिकारी ने कहा है कि सीटें नहीं जुड़ेंगी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि सीटें नहीं जुड़ेंगी। जिस दिन आपने ये बात बोल दी उस दिन मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में लोक उड़ान के हितैषी हैं। शुक्रिया, वीडियो बहुत लंबा हो गया, दोबारा हम लोग जुड़ेंगे और इस भरोसे के साथ कि कोई भी याची छूट नहीं रहा है, कोई याची छूटेगा नहीं, सबकी याचिका समय से सोमवार को सब कोर्ट में होंगे। और साथ ही साथ रही बात लिस्ट की रिविजिट की, तो एक बार हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिल लेंगे, सीटें जोड़ने पर उनका क्या कहना है, जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, जुड़ेंगी तो कितनी जुड़ेंगी, उन सारी बातों का पटाक्षेप अगले 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग तक के लिए आप लोग धैर्य रखें। उसके बाद जो भी परिस्थितियां बन पड़ेगी उन सभी परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो सभी लोग इकट्ठा होकर आंदोलन भी करेंगे, और आंदोलन ऐसा हो कि एक दिन आए, 10 बजे आए और 4 बजे तक नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो 5 बजे की टिकट पक्की करनी है। ऐसे लोग घर से बिल्कुल ना निकलें तो ठीक है। ठीक है, शुक्रिया, नमस्कार।